हाय, वेलकम टू ग्लोबल फाइनेंस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया है। तो बेसिकली उनके कुछ सेक्टर पे पहले से ही 30% के टैरिफ चल रहे थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में जो है 100% का अतिरिक्त टैरिफ चाइना के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप के द्वारा लगाया गया है। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिकन शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, यानी फ्राइडे के सेशंस में। तो उसमें करीब फ्राइडे को 900 पॉइंट में की गिरावट डाउ जोन्स में हुई और S&P 500 में करीब 2% का फॉल आया। नैस्डैक भी करीब 850 पॉइंट टूट गया। तो बेसिकली ये टैरिफ की वजह से अमेरिकन शेयर बाजारों को भी करीब करीब $1.5 ट्रिलियन के आसपास नुकसान होने की संभावना है उस एक ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को भी। तो इसके कुछ रीजंस है दोस्तों कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ क्यों लगाया, चूंकि 30% पहले से ही चल रहा था। तो उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि पहला कारण तो ये है कि चाइना में जो रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूस होता है वो दुनिया का 70% होता है। तो पूरा रेयर अर्थ मेटल चाइना ही अकेले कंट्रोल करता है। रेयर अर्थ मेटल दोस्तों ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ईवी बनाने में काम आता है, माइक्रोचिप बनाने में काम आता है, मोबाइल में लगता है, सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है और डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उनके लिए यूज होता है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिनरल होता है जो कि चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करीब 70% टोटल दुनिया का चाइना के पास ही है। तो इस पे अपना कंट्रोल रखे हुए है अभी तक। तो उसने जो है इसके प्रोडक्शन को लेकर रोक लगाई, जो कि अमेरिका को भी देने से मना कर दिया। तो इसके लिए अमेरिकन सरकार इस चीज़ पर नाराज होकर 100% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया गया है। तो उसका इम्पैक्ट भी उल्टा जो है अभी अमेरिका के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बाद में देखा जाएगा चाइना के ऊपर क्या इसका फर्क पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कत आएगी। और बेसिकली ट्रम्प साहब ने एक दिक्कत ये की है कि जो भारत की टेक कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, AMD, गूगल, फेसबुक, ये सब हैं और उसमें आपका ये टेस्ला भी आता है। इनके भी शेयर फ्राइडे के सेशंस में करीब जो है 1 से लेकर 7% तक टूटे हुए। इनकी जो कंपनियां ये मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, असेंबलिंग कराती हैं चाइना में, तो इनका जो रेवेन्यू होगा उसमें दिक्कत आएगी। यानी उसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनकी इंपोर्ट कास्ट है वो डबल हो जाएगी। तो इंपोर्ट कास्ट डबल हो जाएगी 100% टैरिफ की वजह से। तो इनकी कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो आधा हो जाएगा, मान चलिए। तो आधा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकी क्वार्टरली रिजल्ट में दिक्कत आएंगी, कंपनियों की अर्निंग स्लो हो जाएगी, कंपनी के शेयर प्राइस पे इफेक्ट आएगा, कई सारी दिक्कतें इसकी वजह से होने वाली हैं। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में है। अब इसके रीजंस हो सकता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति दोनों बैठकर टेबल पे बातचीत करके इस मैटर को सुलझा लें। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक मीटिंग भी इनकी शेड्यूल हुई थी ट्रम्प साहब की चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होने वाली थी। वो भी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। उनका कहना है कि अभी उस मीटिंग से कोई विशेष फायदा होने वाला है नहीं। जब तक टैरिफ का ये जो मामला चल रहा है ये सुलझ नहीं जाता तब तक ऐसी कोई मीटिंग करने का कुछ मतलब उनको बेसिकली दिख नहीं रहा है। और सेकेंड चीज अगर ये देखेंगे तो अमेरिका की जो इन्फ्लेशन नहीं, महंगाई है, इस चीज से काफी तेज स्पाइक होने वाली है। तो अगर महंगाई की दर बहुत तेजी के साथ बढ़ती है तो दिक्कत ये होगी, वहाँ का जो फेड है यानी कि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, वो रेट कट नहीं करेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो अमेरिकन शेयर बाजारों के लिए दिक्कत के लिए है। वहाँ की कंपनियों की ग्रोथ थोड़ा स्लो होगी, दिक्कतें आएंगी, जॉब मार्केट को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो वहाँ की अगर मार्केट गिरती है तो उसका इंडियन मार्केट पे भी थोड़ा सा असर तो रहता ही है, भारतीय शेयर बाजारों के ऊपर। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, रेट कट नहीं होता है, जो कि उम्मीदें हैं सभी इन्वेस्टर के, ट्रेडर की उम्मीदें लगी हुई है रेट कट के ऊपर, अगर वो नहीं होता है तो फिर दिक्कतें आएगी मार्केट के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है सारी चीज़ें सही हो जाएं। और अगर इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती रही अमेरिका में, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत तो अमेरिका के लिए ये भी है कि वहाँ का जो टोटल डेट है वो टोटल इकोनॉमी का 120% यानी कि $37 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अब अमेरिका की जीडीपी करीब $29.5 ट्रिलियन की और डेट उसका पहुंच गया $37 ट्रिलियन। तो उनको कहीं ना कहीं डेट चुकाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेट कट नहीं होता तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन की भी पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो ये सब दिक्कतें अभी चल रही वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि
सेकेंड न्यूज की, तो सेकेंड न्यूज आ रही है मर्जर एंड एक्वाजिशन के ऊपर। जो मर्जर, अमलगमेशन, एक्वाजिशन, डीमर्जर ये सब होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि टाटा का डीमर्जर हो रहा है, टाटा का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अलग हो रहा है, टाटा का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है अलग हो रहा है। तो डीमर्जर इसको कहते हैं, जो बड़ा बिजनेस ग्रुप होता है वो अपने कुछ जो है बिजनेस को अलग करता है, डीमर्ज करके अलग एक नई एंटिटी बना देता है, तो उसको डीमर्जर बेसिकली कहते हैं। तो इंडिया में जो मर्जर, डीमर्जर, एक्वाजिशन ये सब कराने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म होती है। जैसे कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई कैपिटल है, एक्सिस कैपिटल है, कोटक महिंद्रा है, मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी है, इस तरीके के बड़े नाम शामिल हैं, जेएम फाइनेंशियल, एडलवाइस वगैरह हैं। ये सब मर्जर, एक्वाजिशन, डीमर्जर, अमेलगमेशन ये काम कराते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं। इसमें कई सारे काम आते हैं, जैसे कि आईपीओ लाना, किसी को मार्केट से पैसा रेज करना है तो उसके आईपीओ की पूरी प्रोसेस कराते हैं, डेट की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कंपनी के डीमर्जर को लेकर कई सारे अनाउंसमेंट करते हैं, पूरा ड्यू डिलिजेंस कराते हैं, पूरी प्रोसेस करते हैं, तो ये सब काम होता है। वहीं अगर एमएनसीज की बात की जाए, यानी जो विदेशों के ये इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, उसमें आपके कुछ बड़े दिग्गज नाम शामिल हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन चेज हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, सिटी बैंक हो गया, डीबीएस यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये हो गया, डच बैंक हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये बाहर के यानी फॉरेन के इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं। तो बेसिकली अभी क्या है, आरबीआई ने एक नया रूल लाया है कि अब जो मर्जर, डीमर्जर, एक्वाजिशन यानी जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पूरा प्रोसेस होता है वो भारत के बैंक कर सकेंगे। भारत के बैंक के कर सकने का मतलब ये है कि अभी तक जैसे आपकी कोई कंपनी है तो आपका जो बैंक का अकाउंट होता है वो इंडियन बैंकों के पास होता था, एम्प्लॉय का टोटल इंडियन बैंकों के पास अकाउंट होता था, सैलरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट सब इंडियन बैंक के पास होता था। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी है तो फिर आरबीआई का सीधा सा रूल था कि आप एमएनसीज के पास जाइए। एमएनसीज का मतलब आप जेपी मॉर्गन चेज के पास जाइए, मॉर्गन स्टैनले के पास जाइए, डच बैंक के पास जाइए, उनसे पैसा लीजिए, डेट रेज करिए और कंपनी खरीदिए। तो फिर बेसिकली दिक्कतें ये आ रही थी कि भारत की कंपनियां ही भी जो है इस तरीके का काम नहीं कर पा रही, उनको बाहर के बैंकों से लोन लेना पड़ता था कंपनी को एक्वायर करने के लिए, नई कंपनी खरीदने के लिए। अभी क्या है, आरबीआई पूरा पूरा छूट देने जा रहा है इंडियन बैंकों के लिए कि अब भारत के जो बैंक है ये मर्जर, एक्वाजिशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, उनके लिए डेट दे सकते हैं, यानी अब आप भारत के बैंकों से ही पूरा पूरा लोन लेके किसी नई कंपनी को खरीद पाएंगे। तो ये आरबीआई के द्वारा एक नया नियम लागू किया जा रहा है। हालांकि अभी उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, अभी इतना सब कुछ आसानी से नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी देखे जाएंगे इसमें, कि अभी तक जो है क्या हुआ, आरबीआई बैंकों के रिस्क को कम करती आ रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है बैंकों के लिए, एक इकोनॉमी बूस्ट के लिए। और जो मर्जर एक्वाजिशन में बुटीक फर्म छोटे छोटे काम करते हैं कुछ और कॉर्पोरेशंस काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से लोग देख रहे हैं इसको। हालांकि रिस्क फैक्टर ये होगा कि बैंक जब इतने बड़े बड़े डेट देंगे 5,000 करोड़, 20,000, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, हालांकि उसमें इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका ज़्यादा रहेगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा ही रहेगा। तो आरबीआई अभी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, हालांकि ये सब पॉसिबल हो जाएगा जल्दी ही। तो अभी क्या है, कंपनियों को जो बाहर से वो लोन लेके कंपनी को बाई करती थी, जिसको कि एलबीओ यानी लेवरेज बाई आउट कहा जाता था, वो अब ऐसा होगा नहीं, वो इंडिया के भारत के बैंकों से ही लोन लेकर कंपनी को एक्वायर कर सकती हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ चल रही है, अभी उसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, जल्दी ही हो सकता है ये लागू हो जाए। तो बेसिकली ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो अपने हिसाब से मार्केट में काम करें, रिस्क भी है, थोड़ा सा ध्यान से अपने हिसाब से पोजीशन बनाएं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो दोस्तों मैं इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर, तब तक के लिए दिस इज अरविंद चौरसिया साइनिंग आउट।